रात के वक्त डिनर के टाइम सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। अभी पार्थ युक्ति और नबी को लेकर यहाँ पर आ चुके थे। वहीं रुचि खाना खाने की जगह युक्ति और नबी से बातें करने में लगी हुई थी। तभी रोद ने रुचि को डांटते हुए कहा, रुचि पहले तुम डिनर करो, फिर बाद में बात कर लेना। रोद की बात सुनकर रुचि ने रोद को देखकर कहा, आप हर बात पर मुझे डांटते क्यों रहते हैं? ये करो, ये नहीं करो। मैं खा रही हूँ ना, फिर भी आप मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। तभी प्रथम ने रुचि से कहा, बच्चा रोद ठीक कह रहा है, पहले तुम डिनर कर लो, फिर बाद में बात कर लेना। युक्ति और नबी यहीं पर रहने वाले हैं, तुम्हारे साथ उनसे जितना चाहे उतना बात कर सकते हो, पहले डिनर कर लो। प्रथम की बात सुनकर रुचि चुपचाप से डिनर करने लगती है। थोड़ी देर बाद सब अपना अपना डिनर करके जाकर हॉल में बैठ जाते हैं। रोद, प्रथम और बाकी सब लोग स्टडी रूम में चले जाते हैं। स्टडी रूम में पहुंचकर रोद ने पार्थ को देखकर कहा, कुछ पता चला उस आदमी के बारे में? रोद की बात सुनकर पार्थ ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, कुछ भी पता नहीं चला। वो आदमी काफ़ी शातिर है। उसने इतनी सफाई से सब कुछ किया है कि हमें उसके खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिले हैं। उस बार की सीसीटीवी फुटेज पहले से ही डिलीट हो चुकी है। हमने रिकवर कराने की कोशिश भी की है, तो भी वो रिकवर नहीं हुई है। और हमने और लोगों से भी पूछा तो उस आदमी के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता, क्योंकि किसी ने उसे ढंग से देखा नहीं। एक आशा ही है जिसे उसके बारे में पता है। तो मेरे ख्याल से हमें उससे बात करनी चाहिए। वही हमें बता सकती है कि आखिर वो आदमी था कौन। पार्थ की बात सुनकर रोद ने पार्थ को देखकर कहा, शायद तुम ठीक कह रहे हो, हमें उससे ही बात करनी चाहिए। वही हमें बता सकती है कि वो किसके साथ गई थी और क्यों गई थी, और अगर गई थी तो उसके पीछे वो गुंडे कौन थे जिनसे वो भाग रही थी। हम कल सुबह ही उससे बात करते हैं। तभी रोद ने एक बार फिर से पार्थ को देख कर कहा, और हाँ, राज पर नज़र रखो, उसके हर एक मूवमेंट की खबर रखो। वो क्या करता है, किससे मिलता है, सब कुछ। और उसकी बहन मीरा कहाँ है, उसके बारे में भी पता करो। जैसे ही वो मुंबई आती है तो हमें पता होना चाहिए। अभी तक उन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे रुचि या किसी को भी नुकसान पहुँचे। मुंबई आने के बाद अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो तुम लोगों को पता ही है उनके साथ क्या करना है। रोद की बात सुनकर पार्थ ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, हमें सब कुछ पता है कि हमें क्या करना है। तो चिंता मत कर, हम सब संभाल लेंगे। तो बस अभी इस वक्त रुचि का ख्याल रख, बाकी चीज़ें हम पर छोड़ दे। और इसी तरह से वो लोग एक दूसरे के साथ अपना प्लान डिस्कशन करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ आउट हाउस में आशा अपने रूम में बेड पर लेटी हुई थी। वो आगे के प्लान के बारे में ही सोच रही थी कि उसे आगे क्या करना है। आशा को अब किसी भी कीमत पर ओबरॉय पैलेस में ही जाना था। वह रुचि की जगह लेना चाहती थी और रुचि को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। आशा ने बेड पर बैठकर खुद से कहा, मुझे कुछ भी करके उस घर में पहुंचना ही होगा। उसके लिए सबसे पहले मुझे उन लोगों
खुद पर यकीन दिलाना ही होगा। लेकिन मैं ऐसा क्या करूं जिससे उन्हें मुझ पर यकीन हो जाए और वो मुझ पर शक करना छोड़ दें। अगर उन्हें निर्मल के बारे में पता चला तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? अगर उन्होंने मुझे निर्मल के बारे में पूछा तो मैं क्या बोलूँगी? और पहले तो मुझे निर्मल से मिलना होगा। मुझे पहले उससे बात करनी होगी। उसे किसी भी तरह मनाना होगा। लेकिन कैसे? यहाँ से निकलना तो मुश्किल नज़र आ रहा है। ये सब बोलते हुए आशा अपने बेड पर लेट जाती है और अपनी आँखों को बंद कर लेती है। धीरे धीरे वो नींद के आगोश में चली जाती है। रात के 12 बजे आशा के रूम की बालकनी में एक परछाई नजर आती है और वो अपने कदम आशा की तरफ बढ़ा देती है। वो शख्स आशा के पास आकर गौर से आशा के चेहरे को देखता है। इस वक्त आशा आराम से सोई हुई थी। उसे किसी भी चीज़ की खबर नहीं थी। उसे होश नहीं था कि यहाँ भी कोई उसके पीछे आ सकता है। तभी वो शख्स धीरे धीरे अपने हाथों को लेकर आशा के पेट पर फेरने लगता है। किसी की छुअन महसूस करके आशा की आंख धीरे धीरे खुल जाती है। जब आशा अपने सामने किसी शख्स को देखती है तो एकदम से उसकी चीख निकलने वाली थी कि तभी वो शख्स आशा के मुंह पर अपना हाथ रख देता है तो आशा की चीख दब कर रह जाती है। तभी वो शख्स अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर साइड टेबल पर लैंप जला देता है। लाइट जलने के बाद आशा को उस शख्स का चेहरा ठीक से नजर आ जाता है। वो और कोई नहीं निर्मल था। निर्मल को वहाँ देख कर आशा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर जाती हैं। आशा को डर लग रहा था कि निर्मल ने आशा की आंखों में देखते हुए कहा, क्या हुआ स्वीटहार्ट, डर लग रहा है? मैं तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे धोखा देकर भागना मत, लेकिन तुमने मेरी बात हल्के में ली। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी और फिर कभी मुझे धोखा देने के बारे में नहीं सोचोगी। निर्मल की बात सुनकर आशा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और वो अपनी गर्दन नहीं में हिलाने लगती है क्योंकि उसके मुंह पर निर्मल का हाथ रखा हुआ था। तभी निर्मल ने आशा को देखकर कहा, तुम्हारे मना करने से क्या होता है? आखिर तुमने गलती की है तो सज़ा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी और वो सज़ा मैं तुम्हें अभी दूंगा। तुम यहाँ तो आ गई लेकिन मेरी सज़ा से नहीं बच पाओगी। निर्मल की बात सुनकर आशा ने निर्मल को उसका हाथ हटाने का इशारा करती है तो आशा का इशारा समझकर निर्मल उसके मुंह से अपना हाथ उठा लेता है। निर्मल के हाथ हटाते ही आशा एक गहरी सांस लेती है क्योंकि निर्मल ने उसका मुंह काफ़ी तेज़ी से बंद करके रखा था, जिस वजह से उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। तभी आशा ने निर्मल को देखकर कहा, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, बस मैं तुम्हारे प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए यहाँ आई हूँ। बस उस वक्त मैं तुम्हें नहीं बता पाई थी। उस वक्त मुझे जो सही लगा मैंने वही किया और मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट करने के बारे में ही सोच रही थी, लेकिन तब तक तुम यहाँ आ गए। तुम मुझे गलत समझ रहे हो।
पहले प्लीज़ शांति से बैठकर मेरी बात सुनो, फिर तुम्हें जो करना है वह करना। आशा की बात सुनकर निर्मल ने आशा की आंखों में देखते हुए कहा, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ़ नज़र आता हूँ जो तुम मुझे आसानी से बेवकूफ़ बना लोगी? एक बात बता दूँ, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ कि तुम उस वक्त मुझे धोखा देकर भागी थी, लेकिन यहाँ आकर पता नहीं तुम्हारा क्या मूड बदल गया जो तुम ऐसी बातें कर रही हो। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा प्लान सुनने के लिए तैयार हूँ। बोलो क्या प्लान है तुम्हारा? इतना बोल कर निर्मल वहीं आशा की बगल में बैठ जाता है। निर्मल ने आशा को देखकर कहा, मैं रुचि को तुम्हारे पास लाने की तैयार हूँ, लेकिन बदले में मुझे उसकी जगह चाहिए। मैं इस घर में उसकी जगह लेकर रहूँगी, उसका सब कुछ मुझे चाहिए। आशा की बात सुनकर निर्मल ने आशा को देखकर कहा, अब समझा, रोज का पैसा देखकर तुम्हारे मन में लालच पैदा हो गया है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मेरे लिए तो अच्छा ही है। तुम मेरा काम करने के लिए तैयार तो हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये बताओ तुम ये काम करोगी कैसे? मुझे रुचि चाहिए, और वो भी किसी भी कीमत पर। निर्मल की बात सुनकर आशा ने निर्मल को देखकर कहा, उसके लिए सबसे पहले मुझे ओबरॉय पैलेस में जाना होगा, क्योंकि यहाँ आउट हाउस रहकर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। और ओबरॉय पैलेस में जाने के लिए मुझे उन लोगों का दिल जीतना होगा, उन लोगों को भरोसा जीतना होगा। और एक बार मैं उस ओबरॉय पैलेस में पहुंच गई, फिर धीरे धीरे करके ऐसा जाल बिछाऊंगी कि वो लोग मेरे में उलझ जाएंगे और तुम्हारी रुचि तुम्हारे पास पहुंच जाएगी, और मैं उस घर में हमेशा हमेशा के लिए रह जाऊंगी। आशा की बात सुनकर निर्मल ने कहा, तो उनका भरोसा जीतने के लिए तुमने कुछ तो सोचा होगा। तो आशा ने निर्मल को देखकर कहा, फिलहाल तो नहीं, लेकिन कुछ ज़रूर करूँगी और उनका भरोसा भी जीत कर ही रहूँगी। लेकिन मुझे उनके लिए तुम्हारी मदद चाहिए। आशा की बात सुनकर निर्मल ने कहा, मेरा एक आदमी है यहाँ, वो तुम्हारी हेल्प करेगा। जो तुम्हें चाहिए वो बस बता देना, हो जाएगा। निर्मल की बात सुनकर आशा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारी रुचि मिलने वाली है, इस बात की खुशी मनाओ। तभी आशा ने निर्मल को देखकर एक बार फिर से कहा, और हाँ, वो लोग मेरे बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें ये भी पता चल गया होगा कि उस दिन मैं बाहर में किसी के साथ गई थी। अगर उन्होंने मुझे उस बारे में बात की, तो अगर उन्हें तुम्हारे बारे में पता चल गया तो मैं क्या जवाब दूंगी? आशा की बात सुनकर निर्मल ने कहा, पहली बात तो उन्हें मेरे बारे में पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने उस बार की सारी सीसीटीवी फुटेज डिलीट करवा दी थी, तो वो लोग मेरे बारे में कुछ पता नहीं कर पाएंगे। और रही बात तुमसे सवाल करने की, तो जैसा मैं बोलूँगा उन्हें बता देना। और फिर निर्मल आशा को कुछ बताता है, जिसे सुनकर आशा के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। तभी निर्मल ने आशा के करीब जाकर उसके बालों को पकड़कर कहा, लेकिन तुमने गलती तो की है, और उसकी सज़ा दिए बिना मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। तो सज़ा के लिए तैयार हो जाओ स्वीटहार्ट। निर्मल की बात सुनकर
आशा के चेहरे पर एक बार फिर से डर दिखाई देने लगता है, क्योंकि पिछली बार निर्मल ने जो कुछ उसके साथ किया था वो काफ़ी भयानक था। और इस वक्त निर्मल की आंखों में वही पागलपन दिखाई दे रहा था। आशा में हिम्मत नहीं थी कि वो निर्मल को बर्दाश्त कर पाएगी, लेकिन उसे रोकना भी उसके बस की बात नहीं थी। तभी निर्मल झुककर आशा के होठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे वाइडली किस करने लगता है। आशा भी निर्मल को रिस्पॉन्ड करने की कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे निर्मल के हाथ आशा की पूरी बॉडी पर चलने लगते हैं और वो उसके कपड़ों को उसकी बॉडी से अलग करने लगता है। कुछ ही देर में दोनों के कपड़े फर्श पर पूरी तरह से बिखरे हुए थे और आशा की सिसकियाँ पूरे रूम में गूंज रही थीं। लगभग 2 घंटे बाद निर्मल आशा से अलग होता है और अपने कपड़े पहनकर वहाँ से जाने लगता है। निर्मल ने आशा को देखकर कहा, जो कहा है वो याद रखना। अब मुझे कोई गलती नहीं चाहिए। तुमने एक बार गलती की है, उसके लिए मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, लेकिन अगर इस बार कोई गलती की तो कोई भी मौका मैं नहीं दूंगा, सीधा मार दूंगा। और अगर तुम रोज सिंह ओबरॉय के हाथ लगी तो वो तुम्हें मार देगा। तो गलती की तो कोई गुंजाइश नहीं है। निर्मल की बात सुनकर आशा ने निर्मल को देखते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, कोई गलती नहीं होगी, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। आशा की बात सुनकर निर्मल ने वहाँ से जाते हुए कहा, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। जितनी जल्दी हो सके अब ओबरॉय पैलेस में पहुँचो और अपने काम को अंजाम दो। और इस काम के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 15 दिन है। 15 दिन के अंदर मेरा काम हो जाना चाहिए, वरना मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा और फिर तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम सपने में भी नहीं सोचा होगा। निर्मल की बात सुनकर आशा ने कहा, तुम चिंता मत करो, ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी। अब बस घर से तुम्हारे साथ में नहीं रुचि जाएगी, सो तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम टेंशन फ्री होकर जा सकते हो। आशा की बात सुनकर निर्मल सीढ़ी लाते हुए वहाँ से चला जाता है। निर्मल के जाने के बाद आशा भी चुपचाप आराम से सो जाती है। वैसे भी वो काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी और उसे इस वक्त नींद की सख्त ज़रूरत थी। अगली सुबह आशा की नींद खुलती है तो वो अंगड़ाई लेते हुए अपने बेड पर बैठ जाती है। आशा ने टाइम देखा तो इस वक्त सुबह के 9 बज रहे थे। वो बेड से खड़े होकर फ्लोर पर पड़े अपने कपड़े उठाकर पहन लेती है और अपने बालों का जूड़ा बनाकर वहाँ से नीचे की तरफ चली जाती है। आशा नीचे जाकर देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि नीचे हॉल में रुद्र, प्रथम पात और अभी बैठे हुए थे। उन लोगों को देखकर आशा के फेस पर हल्का सा डर आ जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को नॉर्मल करके नीचे की तरफ चली जाती है। उन लोगों के पास पहुंचकर आशा ने रुद्र को देखकर कहा, आप लोग यहाँ कुछ काम था क्या? आशा की बात सुनकर रुद्र ने आशा को देखकर कहा, ये मेरा ही घर है और मैं जब चाहे तब यहाँ आ सकता हूँ। मुझे किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी काम की। मैं बिना काम के भी आ सकता हूँ। बाय द वे, काम ही था, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। रुद्र की बात सुनकर आशा ने कहा,
जी बोलिए, क्या हुआ, क्या बात करनी है? आशा की बात सुनकर रूद ने आशा को देखकर बिना किसी भाव के साथ कहा, तुम पिछले कुछ दिनों से उस बार में काम नहीं कर रही हो। क्या मैं जान सकता हूँ उसकी क्या वजह है? रूद की बात सुनकर आशा ने रूद को देखकर कहा, जी मैं पिछले एक हफ्ते से वहाँ नहीं हूँ। मैं किसी के साथ चली गई थी वहाँ से। आशा की बात सुनकर रूद ने आशा को देखकर कहा, और ये बात तुमने हमें क्यों नहीं बताई कि तुम एक हफ्ते से उस क्लब में काम नहीं कर रही और किसी के साथ तुम चली गई थी? क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम किसके साथ गई थी? रूद की बात सुनकर आशा ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं निर्मल कपूर के साथ गई थी। वो मुझे अपने साथ लेकर गया था। आशा की बात सुनकर रूद ने आशा को घूरते हुए कहा, लेकिन तुम उसके साथ गई क्यों थी? तुम उसे कैसे जानती हो? रूद की बात सुनकर आशा ने रूद को देखकर कहा, वो उस रात क्लब में आया था। उसने मुझे देखकर कहा कि उसे मुझसे पहली नज़र में प्यार हो गया है और वो मुझसे शादी करना चाहता है। इसलिए वो मुझे अपने साथ लेकर गया था और फिर जब मैं उसके साथ चली गई तब मुझे उसके बारे में पता चला कि वो एक घटिया किस्म का इंसान है। उसने मेरे साथ सारी हैवानियत की हदें पार कर दी। फिर मैं उसके चंगुल से किसी भी तरह भाग गई। मैं वापस क्लब भी नहीं जा सकती थी। उस वक्त मैं आपकी गाड़ी के पीछे छुपी हुई थी और उसके आदमी जब मुझे ढूंढ रहे थे तो मैं आपकी गाड़ी में छुप गई और फिर मैं यहाँ पर आ गई। आशा की बात सुनकर रूद ने कुछ नहीं कहा, बस वो कुछ पल तक आशा को देखता रहा, फिर वहाँ से खड़े होकर बाहर की तरफ चला गया। बाकी सब लोग भी रूद के पीछे पीछे चले जाते हैं। दासा ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना ही होगा क्योंकि तुमने मेरा इलाज करवाया है और डॉक्टर ने भी तुम्हें बताया है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, और मैं बेचारी बनने की कोशिश करूँगी ताकि तुम लोगों के दिल में मेरे लिए हमदर्दी पैदा हो। धीरे धीरे मैं तुम लोगों का ट्रस्ट जीत लूँगी। मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं कहा, मैं सब सच बताया है। अब तुम अपने तरीके से पता करोगे तब भी तुम्हें यही पता चलेगा कि मैं निर्मल कपूर के साथ गई थी। वहीं बाहर जाकर प्रथम ने रूद से कहा, रूद तुम्हें क्या लगता है वो जो बोल रही है सच बोल रही है या फिर झूठ बोल रही है? प्रथम की बात सुनकर रूद ने प्रथम को देखते हुए कहा, उसने जो कुछ कहा वो सब सच था, लेकिन वो हमसे कुछ और भी छुपा रही है जो हमें पता नहीं। शायद वो बात निर्मल और आशा ही जानते हैं, हमें पता करना होगा। रूद की बात सुनकर प्रथम ने रूद को देखते हुए कहा, तुझे क्या लगता है ये ट्रस्ट के लायक है या नहीं? हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं? प्रथम की बात पर रूद ने कहा, नहीं हम इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। बस इस पर नज़र रखो और इसका मैटर जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करो। अब मैं और इसे अपने घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकता। रूद की बात सुनकर प्रथम हाँ में सर हिला देता है और फिर वो लोग वहाँ से ऑफिस के निकल जाते हैं। धीरे धीरे इसी तरह पूरा दिन बीत जाता है। शाम के वक्त रुचि, युक्ति, नबी और दिया के साथ गार्डन पर वॉक कर रही थी।
वो लोग एक दूसरे से हंसते मुस्कुराते हुए बातें करते हुए टहल रहे थे। वहीं थोड़ी दूर पर खड़ी आशा भी उन लोगों को ही देख रही थी। तभी रुचि ने नबी को देखकर कहा, भाभी मुझे प्यास लग रही है, प्लीज़ आप एक गिलास पानी ला दीजिए ना। रुचि की बात सुनकर नबी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है तुम रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। और फिर नबी वहाँ से अंदर की तरफ चली जाती है। वहीं इस वक्त दिया का फ़ोन रिंग करता है तो दिया एक साइड जाकर अपनी कॉल पर बात करने लगती है। युवती थक गई थी तो वहीं रखी बेंच पर जाकर वह बैठ जाती है। लेकिन रुचि अभी भी वॉक कर रही थी। तभी अचानक से रुचि का पैर लड़खड़ा जाता है। उसी वक्त दिया पलटकर रुचि की तरफ देखती है तो उसकी सांसें अटक सी जाती हैं, क्योंकि रुचि गिरने वाली थी। इससे पहले रुचि गिरती तभी कोई उसे संभाल लेता है। वहीं इस वक्त रुचि की भी धड़कनें बढ़ गई थी। जब उसे महसूस होता है कि वो गिरी नहीं है, वो बच गई है, तो एक गहरी सांस लेती है। फिर सीधा खड़े होकर अपने खड़े इंसान को देखती है तो सामने आशा खड़ी हुई थी। इस वक्त दिया और नबी भी रुचि के पास पहुंच जाते हैं। दिया ने रुचि को देखकर कहा, तुम ठीक तो हो ना? और ये तुम क्या कर रही थी? तुम्हें देखकर चलना चाहिए था ना? अगर अभी कुछ हो जाता तो? ऐसे कैसे तुम लापरवाही कर सकती हो? अगर इस बारे में भाई को पता चला तो वो नाराज़ होंगे। तभी रुचि ने दिया को देखकर कहा, मैं ठीक से ही चल रही थी, पर पता नहीं कैसे मेरा पैर लड़खड़ा गया और मैं गिरने वाली थी, लेकिन आशा ने मुझे बचा लिया। तभी रुचि ने आशा की तरफ देखकर कहा, थैंक यू आशा, मुझे बचाने के लिए। अगर आज तुम नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता। अभी तक आशा को पता नहीं था कि रुचि ही प्रेग्नेंट है। तभी नबी ने रुचि और युक्ति को देखकर कहा, अब बस बहुत हुआ, बहुत टहल लिया तुम दोनों ने, अब अंदर चलो। इस हालत में तुम लोगों को आराम करना तो है नहीं। अगर प्रथम और रुद्र भाई को पता चला ना तो तुम लोगों को घर से बाहर निकालने का क्या, रूम से निकलना भी बंद कर देंगे। इस बार नबी ने आशा की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा थैंक यू रुचि की हेल्प करने के लिए। और फिर दिया और नबी युक्ति और रुचि को लेकर वहाँ से अंदर की ओर चले जाते हैं। उन लोगों के अंदर जाने के बाद आशा ने खुद से कहा, इस हालत में से क्या मतलब था इन लोगों का? रुचि तो अच्छी खासी है, वो तो ठीक है, उसकी तबीयत भी खराब नहीं है। फिर ये सब बोलते हुए आशा कुछ देर तक सोचती है, फिर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। तभी आशा ने खुद से कहा, कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है? अगर ऐसा हुआ तो निर्मल क्या करेगा? फिर आशा ने अपने ख्यालों को झटकते हुए कहा, अगर है भी तो जो कुछ भी करे मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे बस अपना काम करना है। और अगर वह प्रेग्नेंट है तो ये अच्छा मौका है उन लोगों का भरोसा जीतने का। मैं कुछ ऐसा करूँगी जिससे रुचि और रोध का भरोसा मैं आसानी से जीत सकूं। और फिर आशा को सोचते मुस्कुराकर वहाँ से आउट हाउस की तरफ चली जाती है। अब आशा को एक सॉलिड प्लान बनाना था। वह किस तरीके से रॉय पैलेस में जाएगी और किस तरीके से सबका दिल जीतेगी। उसे इतना तो पता था कि रुद्र के आदमियों की नज़र हमेशा
उस पर ही रहती है। लेकिन उनकी नज़रों से बचकर उसे यह सब काम करना था और उसकी इस काम में मदद करने वाला था निर्मल का वह आदमी जो कि ओबरॉय पैलेस में ही रहता था। आशा ने कुछ सोचते हुए खुद से ही कहा, इस सब के लिए मुझे उस निर्मल के चमचे की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे ये सब निर्मल को बताना होगा, लेकिन कैसे? ना ही मेरे पास फ़ोन है, ना ही उसके आदमियों के बारे में पता है। फिर कैसे उससे बात करूं? ये सब सोचते हुए आशा अपने रूम में इधर से उधर टहल रही थी। वहीं दूसरी तरफ निर्मल के घर में निर्मल इस वक्त एक रूम में बैठा हुआ था और उस रूम में चारों तरफ रुचि के फोटोज लगे हुए थे। निर्मल ने रुचि के फोटो के पास जाकर उसे अपने हाथ से फेरते हुए कहा, बहुत जल्द तुम मेरे पास आने वाली हो। बस एक बार तुम मेरे पास आ जाओ, फिर मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। हमेशा तुम्हें अपने करीब रखूंगा और तुम्हें उस रूथ सिंह रॉय से ज़्यादा प्यार करूंगा। बस एक बार तो यहाँ आ जाओ। वो पूरा रूम रुचि की फोटो से भरा हुआ था और निर्मल पागलों की तरह रुचि के फोटो को किस कर रहा था। वहीं ओबरॉय पैलेस में रुचि अपने बेड पर बैठी हुई थी। दिया उसे रूम पर छोड़ कर गई थी और उसने उसे सख्त हिदायत दी थी कि अगर वो रूम से बाहर निकली तो वो रूथ को सब बता देंगे। इसलिए उसे सुनना चाहते हुए भी उस रूम में बैठना पड़ रहा था। तभी थोड़ी ही देर पर रूम का डोर खुलता है और रूथ अंदर आता है। रूथ को देखकर रुचि के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वहीं रूथ ने रुचि को देखकर कहा, क्या बात है, आज तो अच्छे बच्चों की तरह आराम किया जा रहा है। शांति से बैठी हो, शैतान बच्चों की तरह मस्ती नहीं हो रही। तो रुचि ने धीरे से कहा, ये सब आपके खौफ की वजह से हो रहा है। अगर आप इतने खड़ूस नहीं होते और अगर मुझे हमेशा पनिशमेंट नहीं देते होते तो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होती।